नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी के साथ। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। इसको सुनने के बाद आप तय कीजिएगा कि इसका क्या सही टाइटल हो सकता है। अजी सुनते हो, तुम्हारी अम्मा आज फिर से बाबूजी के नाम की रट लगाए हुए है। पूछ रही है बाबूजी क्यों नहीं आए अब तक, उनकी दवाई का समय हो गया है। विनय की पत्नी निधि चिल्लाते हुए बोली, निधि तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता तो है माँ को भूलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हो? विनय ने कहा तो निधि बोली, मेरे सर पर क्यों मढ़ दिया इस मुसीबत को? मैं अपने बच्चे को देखूं या तुम्हारी अम्मा को? मैं तो परेशान हो गई हूँ। दरअसल 6 महीने पहले तक विनय की अम्मा बाबूजी अपने गांव में रहते थे। विनय की पत्नी निधि को ना तो अम्मा बाबूजी के साथ रहना पसंद था, ना ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी। तो दोनों बेटा बहू अपने बच्चे के साथ उनसे अलग शहर में रहने आ गए थे। हालांकि विनय अपनी माँ बाबूजी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन निधि के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। गांव में रहकर बाबूजी खेती किया करते थे और अम्मा भी बाबूजी के साथ उनके काम में हाथ बटाया करती थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अपना काम खुद किया करते थे और अपनी जिंदगी से लगभग संतुष्ट थे। एक दिन बाबूजी रोजाना की तरह खेत में काम करने गए हुए थे। वहीं अचानक कहीं से सांप ने आकर काट लिया और उनकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई। बेटा बहू 4 दिन रहकर चले गए। पति के यूं अचानक चले जाने का सदमा अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अम्मा बिल्कुल अकेली रह गई और अकेलेपन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने अम्मा के बेटे विनय को फोन करके अम्मा के अकेलेपन का कारण और बिगड़ती तबीयत के बारे में जानकारी दी। हालांकि विनय की पत्नी निधि अम्मा को अपने पास रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी और उसने विनय को भी साफ साफ मना कर दिया था अम्मा को शहर लेकर आने से। लेकिन जात बिरादरी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इस बात का हवाला देते हुए विनय ने अपनी पत्नी को मना लिया। गांव जाकर अम्मा को शहर ले आया। अम्मा के दिमाग की कमजोरी को समझते हुए एक दिन विनय अम्मा को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक दिमागी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, तो तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना है। इन्हें अकेले बाहर मत निकलने दिया करो और अकेले पार्क तक भी नहीं जाने देना। अगर यह कभी बाहर जाए तो घर का एक ना एक सदस्य इनके साथ होना ही चाहिए। डॉक्टर की दी गई हिदायत जब विनय ने अपनी पत्नी को समझाई तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ है, वह सब सुनती है, सब समझती है, बस परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती है। अम्मा अपने बेटे बहू के पास आ तो गई थी, पर बहू के कसेले स्वभाव के कारण वहां भी चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी अम्मा अकेली थी। बेटा सुबह अपनी दुकान पर चला जाता था और बहू की आंखों में तो अम्मा सारा दिन खटकती रहती। निधि उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी, बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। बैठी बैठी अम्मा भूल जाती थी कि उनके पति का देहांत हो गया है। उसे ऐसा लगता जैसे बाबूजी अभी खेत से लौटेंगे और बोलेंगे, अरे भाग्यवान, आज तो बहुत थक गया हूँ, एक गिलास लस्सी पिला दे। बाबूजी अम्मा की दुनिया से तो चले गए, लेकिन अम्मा के दिमाग और दिल में बसे हुए थे। मीठी यादों में खोई अम्मा एकदम से ठिठक कर बैठ गई जब उनकी बहू ने उसे हिलाकर कहा, अम्मा अम्मा, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम करती रहोगी तो हाथ पांव चलते रहेंगे और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अम्मा अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ी हुई
तो निधि ने उसके हाथ में झाड़ू थमा दी। अम्मा घर के आंगन में झाड़ू देने लगी। इतने में विनय तैयार होकर दुकान पर जा ही रहा था कि अम्मा को झाड़ू देते हुए देखकर बोला, निधि, तुम्हें पता है ना अम्मा की हालत का? अगर उन्हें कुछ हो गया तो कब समझोगी तुम? अरे क्या हुआ माँ को? अच्छी भली तो है, सब काम कर सकती है, बिना मतलब बीमारी का नाटक किए बैठी है। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेंगी तो घट नहीं जाएंगी तुम्हारी अम्मा। तुम दुकान जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी, निधि रौब भरी आवाज में बोली। विनय के दिल में अम्मा के लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी। विनय दिल का बुरा नहीं था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उस दिन के बाद से अम्मा रोज घर की साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। अब तो निधि भी अम्मा से घर का कोई ना कोई काम करवाती ही रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी अम्मा बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी। उसका अपने पोते के साथ खेलने को दिल करता, लेकिन निधि अपने बेटे को उनके नजदीक भी नहीं आने देती थी। कभी उसे अपने पास बुलाने लगती तो अम्मा को घूरते हुए निधि अपने बेटे को उठाकर अंदर ले जाती। वह दूर से ही पोते को खेलते हुए देखती रहती थी और उसी में ही खुश हो जाती थी। एक दिन अम्मा का बाहर जाने का दिल हुआ। हालांकि अम्मा को विनय ने समझा दिया था कि अम्मा तुम कभी बाहर नहीं जाओगी, यदि कहीं जाना भी हो तो निधि से कह देना, वह ले जाएगी। लेकिन अम्मा बेटे द्वारा दी गई हिदायत को भी भूल गई। निधि से यह कहकर कि थोड़ी देर के लिए बाहर चौखट पर बैठी हूँ, अम्मा दरवाजे के बाहर निकल गई। बाहर बैठे बैठे अम्मा भूल गई कि उसका घर कहाँ है और भटकते हुए इधर उधर टहलने लगी। सोचने लगी कि अब वह घर कैसे पहुंचेगी। डर के मारे रोने लगी। निधि ने कोई खोज खबर ही ना ली। अम्मा की शाम को जब विनय घर आ रहा था तो देखा कुछ लोग एक औरत से पूछ रहे थे, माँ जी आप कहाँ रहती हो, ये तो बताइए। पास जाकर देखा तो वह उसकी ही अम्मा थी। विनय अम्मा को घर लेकर आ गया और डांटने लगा। जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई? निधि तुम तो देख सकती थी कि अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर अम्मा को बाहर? उधर निधि चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और अपनी भुलक्कड़ माँ की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ जाते हो। सुनती कहाँ है वह मेरी? चिल्लाना है तो अपनी अम्मा पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जान अम्मा सहम कर रह गई। अपने बेटे बहू के घर आकर अम्मा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो अम्मा की भूलने की आदत के कारण निधि उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती, क्योंकि अम्मा को याद ही नहीं रहता था कि उसने खाना खाया या नहीं। लगे हाथ इसी बात का फायदा उठाकर उसने एक और चाल भी चल दी। निधि ने धोखे से अम्मा का अंगूठा लगवाकर गांव वाला मकान भी अपने नाम करवा दिया और यह बात विनय को भी पता नहीं लगने दी। निधि ने एक किटी पार्टी ज्वाइन की हुई थी। इस बार उसकी मेजबानी करने की बारी थी। सारी सखियां घर पर एकत्रित हुई तो उन्होंने सारा घर सर पर उठाकर धमा चौकड़ी मचा दी। फरमाइश हुई चाय पकौड़े की। निधि ने अम्मा को चाय पकौड़े बनाने के काम पर लगा दिया। बेचारी बीमार अम्मा उसके लिए फ्री की नौकरानी जो बन चुकी थी। जैसे तैसे अम्मा ने चाय और पकोड़े बनाकर मेज पर रख दिए। जैसे ही सबने खाना पीना शुरू किया तो बोले, छी, तूने यह क्या खाना बनाया है? निधि तेरी सास ने इसके लिए हमें घर बुलाया था। दरअसल अम्मा की दिमागी हालत खराब होने के कारण अम्मा ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और पकोड़ों में
नमक डालना ही भूल गई। बस फिर क्या था, निधि सारी सहेलियों के सामने ही शुरू हो गई और खूब जली कटी बातें सुनाई। थोड़ी देर बीतने पर सारी सहेलियां नाक भौं सिकोड़ कर चली गई। उधर देखा तो अम्मा अपने पोते के साथ लाड कर रही थी। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के सामने नाक कटवा दिया आपने तो मेरी, बोलते हुए निधि अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में चली गई। सामने देखा तो अम्मा ने गैस भी जलती हुई छोड़ दी थी। तेल धूं धूं करके जल रहा था और साथ में निधि का दिल भी। अब तो हद हो गई, कहते हुए निधि अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। अगले दिन सुबह जब विनय अपनी दुकान पर चला गया तो निधि अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा चलो, आज आपको मंदिर में माताजी के दर्शन कराने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रही थी ना। अम्मा खुशी खुशी तैयार हो गई। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी। और होती भी क्यों नहीं, आखिर इतने दिनों के बाद अम्मा किसी मंदिर में जा रही थी। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। बहू के साथ घर से निकलते हुए अम्मा उसे आशीर्वाद देते जा रही थी। शहर के दूसरे किनारे के एक मंदिर में पहुंचकर निधि ने वहीं अम्मा को एक कोने में बिठा दिया। अम्मा यहीं चौखट पर बैठ जाओ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। यह बोलकर निधि प्रसाद लेने चली गई, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, निधि लौट कर न आई। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। किसी ने प्रसाद दे दिया तो खा लिया। दोपहर को पुजारी जी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर कब से बैठी है, तो उनसे पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? और बेचारी अम्मा अपना नाम भी बताने में सक्षम नहीं थी। पुजारी ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई न आया, तो पुजारी जी ने लोकल न्यूज़ चैनल को फोन लगाकर सूचना दी। थोड़ी देर हुई और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मंदिर में पहुंच गए और साथ में स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता भी, जिन्हें न्यूज़ रिपोर्टर ने खबर कर दी थी। रिपोर्टर अम्मा से सवाल पूछते रहे, लेकिन वह बेटे के नाम के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाई। उन्होंने अम्मा की वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दी और अम्मा से पूछताछ में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी उन्होंने न्यूज़ चैनल पर डाल दी। शाम को विनय जब दुकान से घर वापस आया तो हैरान होते हुए बोला, अम्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ गई है? अकेले तो कहीं जाने से रही। तभी निधि नजरें चुराते हुए बोली, मुझे क्या पता कहाँ गई है, तुम्हारी अम्मा बिना बताए कहीं भी चली जाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी इस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चली गई। यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता मेरी बीमार बूढ़ी अम्मा पर? पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? विनय अम्मा की चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। अम्मा जी को भूखा प्यासा जान संगठन के सदस्य उनके लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारी भूख से तड़पती अम्मा खाने पर टूट पड़ी। उधर न्यूज़ चैनल पर अम्मा का वीडियो देखकर किसी ने आकर अम्मा के घर का पता दे दिया। अम्मा को लेकर न्यूज़ रिपोर्टर और स्वयंसेवी संगठन के लोग दिए हुए पते पर पहुंचे। देखा तो घर में एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीजें देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दादी को देखा, अम्मा अम्मा चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ा। अम्मा ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में ले लिया और उसे दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन अम्मा को देखकर निधि हैरत में पड़ गई। वह अम्मा को नफरत से कुड़ती जा रही थी। निधि को यकीन था कि अपनी भूलने की बीमारी के चलते
अम्मा की घर में वापसी नहीं हो पाएगी। अम्मा को देखते ही जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आए रिपोर्टर और संगठन के सदस्यों ने निधि से विनय का मोबाइल नंबर लिया और उसे फोन करते हुए तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी देर में विनय हैरान परेशान सा होता हुआ घर पर पहुंच गया। आकर अम्मा को सही सलामत देखा तो उसकी जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और निधि से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मसला विनय को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पूछताछ में निधि ने भी स्वीकार किया कि गांव वाला मकान अपने नाम करवाने के बाद वही अम्मा से छुटकारा पाने के लिए उसे मंदिर में छोड़कर आई थी। विनय को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा है। उसने यह सब सुनते ही निधि को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? निधि चिल्लाई। हिम्मत तो तुमने अभी देखा ही कहा है। दूसरा थप्पड़ मारते हुए विनय बोला। तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने अम्मा बाबूजी से अलग रहा और अब जब मेरी अम्मा बीमार है तुम्हें तब भी उन पर तरस नहीं आया। उनका ध्यान रखने के बजाय तुमने उनकी हालत और ज्यादा खराब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यह सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन आज तो हद हो गई। तूने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरी बेचारी अम्मा की हालत क्या हो गई? मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। यदि मैंने शुरू से ही निधि की मनमानी पर लगाम कसी होती और अपनी बात कठोर तरीके से कह दी होती कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूंगा, तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। कहते हुए विनय की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी एक कड़क आवाज आई। आज मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद भी यदि तुमने अपनी माँ के ख्याल में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो तुम्हें कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने विनय और निधि दोनों को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा। विनय इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी माँ जी का ख्याल ठीक ढंग से रख रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मैं स्वयंसेवी संगठन को ही दे रहा हूँ, जो सप्ताह में एक बार आपकी माँ जी का हाल चाल जानने आया करेंगे। यह कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए। संगठन के सदस्य जब जाने लगे तो जाते जाते थोड़ा रुककर निधि से बोले, माँ जी की भूलने की बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वह यह कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म भी याद नहीं रहेंगे। यह सब सुनकर निधि तो जैसे जमीन में गड़ गई। निधि ने नजरें उठाकर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा अपनी गोद में बच्चे को बिठाए उसे कप से दूध पिला रही थी। आज निधि को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भरी आंखों से अम्मा जी के पैर छूकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा ने बहू की आंखों में पछतावे के आंसू देख उसे चुप कराया और गले से लगा लिया। निधि ने मन ही मन एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। दोस्तों, यह कैसा बंधन है माँ बाप का बच्चों के साथ, जहाँ बलिदान और त्याग का यह सिला मिलता है। माँ बाप को वे अपनी खुशियों का त्याग करके, अपनी ख्वाहिशें भूलकर अपना सर्वस्व अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। पर बड़े होते ही बच्चों को इनका प्यार अपने पैरों में पड़ी बेड़ियों के समान लगता है। सच तो यह है कि हमारे माता पिता ईश्वर द्वारा हमारे दिए गए बेशकीमती उपहारों में से एक होते हैं, जिनका हम पर इतना बड़ा कर्ज है कि हम चाहकर भी उस कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। लेकिन आजकल की
जो औलादें हैं वह स्वार्थ में आकर अपने बूढ़े बीमार माँ बाप को भी नहीं बख्शते। भगवान उन पर कभी कृपा नहीं करेगा। दोस्तों, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए।